नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1000 प्रश्न उत्तर का हिंदी साहित्य मैराथन क्लास हमारा चल रहा है। अब तक हमने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है, आज तीसरा क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नेट, टीजीटी, पीजीटी और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन और नामकरण से जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तक हमने 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली एवं मगही में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली एवं मगही में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मगही। मगही जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। बाकी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो आपका मगही जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो किस भाषा में लिखी गई है? तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो किस भाषा में लिखी गई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है या ये कथन किसका है? तो कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। ये विचार किसका है? तो केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। ये विचार किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणचंद चौहान का संबंध किस शाखा से है या किस शाखा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं प्राणचंद चौहान? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम भक्ति शाखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भंवर गीत रचना किसकी है? तो भंवर गीत रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नंददास। जहाँ पे व शब्द का प्रयोग है उसके लेखक है नंददास, और जहाँ पे माँ भ्रमर माँ शब्द का प्रयोग है उसके लेखक हैं सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक रूप से रीतिकाल कैसा था? तो राजनीतिक रूप से रीतिकाल कैसा था? तो ये मुगल काल के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था रीतिकाल में। तो राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगल काल के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम संपत्तिलता, श्यामालता, श्यामा सरोजिनी एवं प्रेम प्रलाप में से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो प्रेम संपत्तिलता, श्यामालता, श्यामा सरोजिनी एवं प्रेम प्रलाप में से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बाकी प्रेम संपत्तिलता, श्यामालता एवं श्यामा सरोजिनी इसके लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, परंतु प्रेम प्रलाप के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बिछ वियोग बुलाइए ना। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बिछ वियोग बुलाइए ना। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कूटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कूटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। तो इसके लेखक हैं श्रीधर पाठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किस पर आधारित है? तो आवारा मसीहा जीवनी जो है ये किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शरद चंद्र के जीवन पर, और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, और ये जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आवारा मसीहा जो है ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, और ये जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, ये कथन कहाँ से लिया गया है? तो बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, ये कथन कहाँ से लिया गया है? किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका युद्ध और नारी निबंध के अंतर्गत आती है ये कथन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली एवं दृष्टिपात कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली एवं दृष्टिपात में से वो कहानी कौन सी है जिसमें कि अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु के तौर पर दिखाया गया है या बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति एवं प्रणयिनी परिणय उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। तो नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति एवं प्रणयिनी परिणय में से वो उपन्यास कौन सा है जिसमें कि रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परीक्षा गुरु, और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्याणी परिणय राजश्री, स्कंदगुप्त एवं अजात शत्रु में से पर्णदत्त पात्र जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कल्याणी परिणय राजश्री, स्कंदगुप्त एवं अजात शत्रु में से पर्णदत्त पात्र जो है ये जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्कंदगुप्त नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है पर्णदत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बहुत ही प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुमितिवाद। शंकुक का अनुमितिवाद माना जाता है। इसके अलावा भट्टलोलट उनका भुक्तिवाद माना जाता है। इसके अलावा
भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद माना जाता है, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑफ एवं कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन में से I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित कौन सा नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एवं कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन में से I.A. रिचर्ड द्वारा रचित कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। इसके लेखक I.A. रिचर्ड्स नहीं है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिमुक्त कविता की विशेषता क्या है? तो रीतिमुक्त कविता की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है जो मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है तथा ये सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। तो रीतिमुक्त की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, ये किसी भी प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं है, ये मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है तथा ये सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषता क्या है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? तो मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? तो वो है अपूर्व भाव, आत्मसमर्पण एवं भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है साहित्यिक हिंदी के अर्थ में। ये दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है तथा खड़ी बोली का उद्भव सौरसनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खड़ी बोली का उद्भव जो है वो किस प्रकार हुआ था, ये कहाँ इसका अर्थ समझा जाता है और इसका जो अर्थ वो क्या है। तो ये जो है साहित्यिक हिंदी के अर्थ में होता है खड़ी बोली, और ये दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है और इसकी उत्पत्ति जो है या इसका जो उद्भव है वो सौरसनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ था। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किससे है या किस प्रकार की रचनाएं जो हैं रामधारी सिंह दिनकर लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ एवं युद्ध दर्शन, इस प्रकार के रचनाएं लिखते थे रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञ से संबंध किसका है? तो अज्ञ किस प्रकार के रचनाएं लिखते थे या अज्ञ का संबंध किस प्रकार की रचनाओं से था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आत्मचेतस, बाबरी, अहेरी एवं जापानी लोक कथा के रचनात्मक उपयोग से वो रचनाएं लिखते थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना एवं सुनंदा में से प्रेमचंद की कहानियों के पात्र कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी रचनाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, उनके पात्रों के नाम बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जैसे जालपा, रमानाथ, गोबर, होरी। तो ये पात्रों के नाम बहुत प्रसिद्ध हुए थे, तो इनसे जुड़े प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना एवं सुनंदा में से प्रेमचंद की कहानियों के पात्र कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित बुद्धिराम एवं अमीना। ये दोनों जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद के कहानियों के पात्रों के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न एवं गजाधर
में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? तो कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न एवं गजाधर में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? तो कृष्णचंद्र जो हैं ये सेवा सदन के अंतर्गत आते हैं। सोफिया रंगभूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है और गजाधर ये भी सेवा सदन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क एवं कुछ उथले कुछ गहरे में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क एवं कुछ उथले कुछ गहरे में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आलोक पर्व एवं विचार और वितर्क। ये दोनों जो हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अपने पिंजरे मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया एवं गर्दिश के दिन में से दलित आत्मकथाएं कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपने अपने पिंजरे एवं मेरी पत्नी और भेड़िया। ये जो है दलित आत्मकथाओं के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादाम बावरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन एवं क्लार्क लेवी में से यथार्थवाद से संबंध कौन है या कौन जो है यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मादाम बावेरी एवं जॉन लॉक। ये जो है यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्टेटर संग्राम, बड़े खिलाड़ी एवं प्रेम की वेदी में से प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो डिक्टेटर संग्राम, बड़े खिलाड़ी एवं प्रेम की वेदी में से प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संग्राम एवं प्रेम की वेदी। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। साधारणीकरण के विषय में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो रचनाकाल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहले कौन सी प्रकाशित हुई थी, उसके बाद कौन सी प्रकाशित हुई थी, ये जानना आवश्यक है। तो पहले प्रकाशित हुई थी चंदायन, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके लेखक हैं मुल्ला दाऊद। फिर मृगावती, इसके लेखक हैं कुतुम्बन। चित्रावली, इसके लेखक हैं उस्मान। और फिर अनुराग बांसुरी, इसके लेखक हैं नूर मोहम्मद। तो पहले प्रकाशित हुई थी चंदायन, इसके बाद मृगावती, फिर चित्रावली और फिर अनुराग बांसुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्मकाल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आए थे गुरु नानक, इनका समय है 1469। इसके बाद दादू, इनका समय है 1544। फिर मलुकदास, इनका समय है 1574। फिर आते हैं सुंदरदास, इनका समय है 1596। तो पहले आते हैं गुरु नानक, फिर दादू दयाल, फिर मलुकदास और फिर सुंदरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के आधार पर रीतिग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्मकाल के आधार पर रीतिग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आए थे भूषण कवि, इसके बाद जसवंत सिंह, फिर देव और फिर सुरती मिश्र। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अब पूछा गया है कि जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है। पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे? तो पहले आए थे श्रीधर पाठक, फिर हरिओध, फिर स्नेही और फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो पहले आए थे श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और फिर राम नरेश त्रिपाठी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी यशोधरा, फिर कामायनी, फिर कनुप्रिया और फिर उर्वशी। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी निशा निमंत्रण, फिर मिलन यामिनी, फिर प्रणय पत्रिका और फिर जाल समेटा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले कौन सी कविता आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी? तो पहले प्रकाशित हुई थी प्रलय की छाया, फिर मधुबाला, फिर असाध्य वीणा और फिर पटकथा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी दिव्या, फिर जहाज का पंछी, फिर अमृत और विष और फिर पहला पड़ाव। तो पहले प्रकाशित हुई थी दिव्या, फिर जहाज का पंछी, फिर अमृत और विष और फिर पहला पड़ाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी एक टोकरी भर मिट्टी, इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे, फिर उसने कहा था, इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फिर राजा निर्बंसिया, इसके लेखक हैं कमलेश्वर, और फिर परिंदे, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो पहले प्रकाशित हुई थी एक टोकरी भर मिट्टी, फिर उसने कहा था, फिर राजा निर्बंसिया और फिर परिंदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर अशोक के फूल, फिर आस्था और सौंदर्य और फिर कला का जोखिम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी कलम का सिपाही, ये मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक हैं अमृत राय। फिर कलम का मजदूर, ये भी मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। फिर आवारा मसीहा और फिर व्योमकेश दरवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी सेतुबंध, फिर आठवां सर्ग, फिर एक दूनी एक और फिर रति का कंगन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अब पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर कवि सुमित्रा नंदन पंत, फिर मिथक और साहित्य, और फिर भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले प्रकाशित हुई थी जयशंकर प्रसाद, फिर आधुनिक साहित्य, फिर कवि निराला और फिर नई कविता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालक्रम के दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले कौन से आचार्य आए थे, उसके बाद कौन से आए थे, ये जानना आवश्यक है। तो पहले आए थे आचार्य वामन, फिर कुंतक, फिर मर्मठ और फिर विश्वनाथ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो पहले आता है खड़ी बोली। ये कहाँ बोला जाता है खड़ी बोली? तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बिजनौर में। फिर ब्रजभाषा ये कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आगरा में। फिर बांगरू ये कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है करनाल में। और फिर अवधी ये बोली जाती है सुल्तानपुर में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबहट में कौन सी रचना लिखी गई थी? तो अबहट भाषा में कौन सी रचना लिखी गई थी? तो इसमें जो है कीर्तिलता लिखी गई थी और इसके लेखक हैं विद्यापति। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, विद्यापति इसके लेखक थे। और कीर्तिलता जो है ये अबहट भाषा में
लिखी गई थी। इसके बाद ब्रज भाषा, इसमें लिखी गई थी भंवर गीत, इसके लेखक हैं नंददास। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भंवर गीत के लेखक कौन है, तो नंददास। फिर अवधी भाषा में लिखी गई थी मधुमालती, इसके लेखक हैं मंझन। और फिर खड़ी बोली, इसमें कौन सी रचना लिखी गई थी, तो खड़ी बोली में लिखी गई थी प्रिय प्रवास, और इसके लेखक हैं हरिओध। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, इसके लेखक कौन है, इस पंक्ति के लेखक कौन है, तो नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, तो इसके लेखक हैं कण्हपा। फिर का तरवर पंच विड़ाल, इसके लेखक हैं लुईपा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि का तरवर पंच विड़ाल ये किसकी पंक्ति है, तो इसके लेखक हैं लुईपा। कड़वा बोलना बोलिस नारी, इसके लेखक हैं नरपति नालह। और फिर मोरा जुबान नवेला भयो है गुलाल, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि इस पंक्ति के लेखक कौन है, मोरा जुबान नवेलरा भयो है गुलाल, तो इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनई घटा परी जग छाहा, इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। आवत जात पनहिया टूटी, इस पंक्ति के लेखक हैं कुंभन दास। अति मलिन वृषभानु कुमारी, इसके लेखक हैं सूरदास। और किरति भनिति भूतिभल सोई, इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अति मलिन वृषभानु कुमारी और आवत जात पनहिया टूटी, ये दो पंक्तियां कई बार पूछी गई हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद के अंतर्गत कौन आते हैं, तो अद्वैतवाद के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, तो वो हैं रैदास। विशिष्टाद्वैतवाद, इसके अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं तुलसीदास। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, तो वो हैं तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं कुंभन दास। और सखी संप्रदाय, इसके अंतर्गत आते हैं हरिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जपू जी के लेखक कौन है, जपू जी, तो इसके लेखक हैं गुरु नानक देव। रस मंजरी, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं नंददास। बरवे नायिका भेद, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि बरवे नायिका भेद के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रहीम। और वैराग्य संदीपनी, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं तुलसीदास। शिवराज भूषण के लेखक कौन है, शिवराज भूषण, तो इसके लेखक हैं भूषण कवि। और ये जो है अलंकार निरूपण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा छत्र प्रकाश, ये किस प्रकार की रचना है, तो ये जीवन चरित्र के अंतर्गत आता है। फिर विरह वारिस, ये किस प्रकार की रचना है, तो ये रीति स्वच्छंदता वृत्ति रचना मानी जाती है, रीति स्वच्छंद वृत्ति रचना है। और इसके बाद काव्य निर्णय, ये सर्वांग निरूपण के अंतर्गत आता है और इसके लेखक हैं भिखारी दास। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस सागर के लेखक कौन है, रस सागर, तो इसके लेखक हैं श्रीपति। रस चंद्रोदय, इसके लेखक कौन है, रस चंद्रोदय, तो इसके लेखक हैं कवींद्र। रसराज, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रसराज, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं मतिराम। रसराज के अलावा ललित ललाम, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ललित ललाम, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं मतिराम। और रसपीयूष निधि, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सोमनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इसके लेखक कौन है, तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही,
तो इसके लेखक हैं निराला। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, इसके लेखक कौन है? तो मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञा। क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ, तो रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो इसके लेखक हैं अज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलम शशिखंड, सदृश था स्पष्ट भाल, इसके लेखक कौन है? तो बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वो विश्व मुकुट सा उज्ज्वलम शशिखंड, सदृश था स्पष्ट भाल। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण पात्र जो है ये किस रचना के अंतर्गत आते हैं? तो कर्ण जो है ये किस रचना का पात्र है? तो ये रश्मि रथी का पात्र है कर्ण। कमला ये किस रचना का पात्र है? तो ये प्रलय की छाया के अंतर्गत आती है। फिर ओशिनरी ये उर्वशी के अंतर्गत आती है। और राहुल ये यशोधरा महाकाव्य के अंतर्गत आती है, और इसके लेखक हैं मैथिली शरणगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञा। सतरंगिनी इसके लेखक हैं बच्चन। सीढ़ियों पर धूप में इसके लेखक कौन है? सीढ़ियों पर धूप में, तो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और कला और बूढ़ा चांद इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा किसके अंतर्गत आते हैं? तो लक्ष्मीकांत वर्मा जो हैं ये किस वाद या किस कविता के अंतर्गत आते हैं? तो ये अकविता के अंतर्गत आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। इसके अलावा नरेश ये किस वाद के अंतर्गत आते हैं? नरेश तो ये नकेनवाद के अंतर्गत आते हैं। नरेश के अलावा नलिन और केसरी ये भी नकेनवाद के अंतर्गत आते हैं। इनके नामों के पहले शब्द न के न, इसे लेकर ही नकेनवाद का आविर्भाव हुआ था। नकेनवाद का दूसरा नाम है प्रपत्यवाद। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंभुनाथ सिंह किस वाद के अंतर्गत आते हैं? तो ये नवगीत के अंतर्गत आते हैं। और केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवाद के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप में कौन सा पात्र है? तो आकाशदीप जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तो इसके अंतर्गत कौन सा पात्र आता है? तो बुद्धगुप्त जो है ये आकाशदीप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अतुल ये किस रचना का पात्र है? अतुल तो ये दिल्ली में एक मौत का पात्र है। इसके अलावा बोधा सिंह ये उसने कहा था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। इसके अलावा लहना सिंह, वजीरा सिंह ये भी जो है उसने कहा था कि बहुत ही प्रसिद्ध पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालती ये किस कहानी की पात्र है? मालती तो मालती जो है ये गैंग्रीन कहानी की पात्र है, और इसके लेखक हैं अज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय की डायरी ये किस पर आधारित है? अजय की डायरी तो ये विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके अलावा अंतराल ये स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता पर आधारित है। इसके अलावा बसंती
ये महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण इसमें किया गया है बसंती में। और महाभोज, इसके लेखक है मन्नू भंडारी। इसमें जो है समकालीन राजनीतिक परिवेश के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे जो है जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं उनके विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि समकालीन राजनीतिक परिवेश पर आधारित कौन सी रचना है, तो वो है महाभोज। तो यहाँ से जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी अन कहानी के अंतर्गत कौन आते हैं या इसके लेखक कौन है? कहानी अन कहानी, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। गंधमादन, इसके लेखक हैं कुबेर नाथ राय। जीप पर सवार झल्लियाँ, इसके लेखक कौन है? जीप पर सवार झल्लियाँ, तो इसके लेखक हैं शरद जोशी। और मिट्टी की ओर, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वी पात्र किस रचना के अंतर्गत आती है? तो उर्वी पात्र जो है ये पहला राजा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा सुंदरी, ये किस रचना की पात्र है? सुंदरी, तो ये लहरों के राजहंस की पात्र है। इसके अलावा बेनुरति, ये सूर्यमुख के अंतर्गत आती है। और फिर देवसेना, बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि देवसेना ये किस नाटक की पात्र है? तो ये जो है स्कंदगुप्त के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो है हमने नाटकों के बारे में पढ़ा कि किस नाटक के कौन से पात्र आते हैं। तो उनमें से जो है देवसेना के बारे में कई बार पूछा जाता है कि देवसेना जो है ये किस नाटक की पात्र है? तो ये स्कंदगुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सूची 1 में उपन्यासों के बारे में कहा गया है और सूची 2 में पात्रों के बारे में, तो इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है सूरज का 7वां घोड़ा, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है धर्मवीर भारती का। तो सूरज का 7वां घोड़ा के अंतर्गत कौन सा पात्र आता है? सूरज का 7वां घोड़ा, तो इसके अंतर्गत आता है माणिक मुल्ला, इसका एक पात्र है। इसके अलावा मैला आंचल, बहुत ही प्रसिद्ध ये आंचलिक उपन्यास है। तो इसके अंतर्गत विश्वनाथ प्रसाद जो है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। इसके अलावा 1 इंच मुस्कान, इसके अंतर्गत आती है रजनी पात्र। और तमस, इसके अंतर्गत आती है इला। तो ये सभी जो है पात्रों के नाम हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हशमत के लेखक कौन है? हम हशमत, तो इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। बच्चन निकट से, इसके लेखक हैं अजित कुमार। माटी की मूर्तें, इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। और चीड़ों पर चांदनी, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है सूची 1 में काव्यांश के बारे में कहा गया है और सूची 2 में अलंकारों के बारे में, तो इनको मिलान करना है कौन सा काव्यांश जो है किस अलंकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो ये श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। बंसी धुन सुनी ब्रज, वधु चली विसार विचार, भुज भूषण पहिरे पगनी, भूजन लपेटे हार। तो ये जो है असंगति अलंकार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अली रही गुलाब की अपत कंटीली डार, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो ये जो है तो जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, ये जो है ये अनयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। तो फिर से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है नंबर नहीं दिया गया है, तो फिर से पढ़ते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इस ये जो है श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। बंसी धुन सुनी ब्रज, वधु चली विसार विचार, भुज भूषण पहिरे पगनी, भोजन लपेटे हार, ये जो है
असंगति के अंतर्गत आता है, असंगति अलंकार के अंतर्गत। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कंटीली डार, ये अनियोक्ति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये जो है रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर संरचनावाद के अंतर्गत कौन से पाश्चात्य लेखक या आलोचक आते हैं? तो उत्तर संरचनावाद के अंतर्गत जो है कौन से पाश्चात्य आलोचक आते हैं? तो वो आते हैं लुई अल्थ्यूसर। इसके अलावा यथार्थवाद, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यथार्थवाद के अंतर्गत कौन से पाश्चात्य लेखक आते हैं? तो ये आते हैं जॉर्ज लुकाच। आप इनका नाम नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जॉर्ज लुकाच जो हैं ये यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा स्वच्छंदतावाद, इसके अंतर्गत कौन से पाश्चात्य लेखक या आलोचक आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं रॉबर्ट बर्न्स। और फिर उत्तर आधुनिकतावाद, इसके अंतर्गत आते हैं फ्रेडरिक जेम्सन। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत, प्राकृत, फारसी एवं अरबी में से आर्य भाषा परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो संस्कृत, प्राकृत, फारसी एवं अरबी में से आर्य भाषा परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अरबी जो है ये आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के अनुसार पुरानी हिंदी, देसी भाषा, प्राकृताभास हिंदी एवं राजस्थानी हिंदी में से अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विद्यापति के अनुसार पुरानी हिंदी, देसी भाषा, प्राकृताभास हिंदी एवं राजस्थानी में से अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देसी भाषा। विद्यापति ने देसी भाषा को जो है बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावती समय एक अंश है। तो पद्मावती समय जो है ये किस एक महाकाव्य का अंश है? तो ये जो है पृथ्वीराज रासो काव्य का एक अंश है पद्मावती समय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पद्मावती समय जो है ये किस महाकाव्य के अंतर्गत आता है? तो अगर ऑप्शन में पृथ्वीराज रासो है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित सवैया के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि मूलतः ये छंद जो हैं ये बंदीजन के माने जाते हैं। तो कवित सवैया ये जो छंद है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना है कि ये जो है मूलतः ये छंद जो है ये बंदीजन के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व क्या है? तो सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रूप और प्रेम। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग क्या है? तो पुष्टि मार्ग क्या है? तो ये जो है भगवान के अनुग्रह का मार्ग माना जाता है, पुष्टि मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय एवं गौड़ीय संप्रदाय में से रसखान का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय एवं गौड़ीय संप्रदाय में से रसखान का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। ये एक स्वच्छंद कवि थे, ये किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए कवि नहीं माने जाते थे। रसखान और मीराबाई ये दोनों ऐसे लेखक हैं या कवि हैं जो किसी भी संप्रदाय के साथ जुड़े हुए नहीं थे, ये स्वच्छंद रूप से रचनाएं लिखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण काव्य के रचयिता कौन है? तो रामायण काव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं विश्वनाथ सिंह। वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम क्या है? तो इसका नाम है यमक सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतिका का रचनाकाल क्या है? किस समय लिखा गया था गीतिका?
तो इसका रचनाकाल है 1936। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव शतक, इसके लेखक कौन है? उद्धव शतक, तो इसके लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब छिनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। तो फिर से पढ़ते हैं। और वे छिनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिससे हमारी भाषा ने गढ़ा है। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? तो घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि घर की बात ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है किस निबंध के या किस साहित्य रूप या किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो अनुभूति एक द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। तो ये कथन जो है ये भाव या मनोविकार निबंध से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहली कहानी जो है कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्राम। लाला भगवान दास और उनके परिवार की कथा वर्णित है किसमें? तो लाला भगवान दास और उनके परिवार की कथा जो है किसमें वर्णित है? तो ये जो है वाम शिक्षक उपन्यास में वर्णित है और ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचना को नाट्य रासक कहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना को जो है नाट्य रासक कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत दुर्दशा। तो इस नाटक को जो है इस रचना को जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ नहीं है, तो वो है साहित्य क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी जाति का साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, यथार्थवाद एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में से रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कौन सी नहीं है? तो हिंदी जाति का साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, यथार्थवाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में से डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यथार्थवाद। इसके लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। बाकी हिंदी जाति का साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप कहाँ मिलता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का यथार्थ रूप कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है उनकी पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हठयोग में प्रयुक्त सहस्त्रा चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य शब्द क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शून्य चक्र, गगन मंडल और कैलाश। कवि सुमित्रानंदन पंत से संबंधित वाक्य कौन से हैं? या कवि सुमित्रानंदन पंत जो है वो किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
प्रकृति प्रेम, इसीलिए उनको जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। छायावाद के वो बहुत बड़े लेखक हैं। और अरविंद दर्शन, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है ये प्रकृति प्रेम के अंतर्गत आते हैं। छायावाद और प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, और अरविंद दर्शन से प्रभावित थे सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ से आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न के उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में चित्रित क्या किया है? तो कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने क्या चित्रित किया है? तो इन्होंने जो है श्रद्धा, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली है, ईड़ा बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली है, ये बताया गया है। तो कामायनी में जो है श्रद्धा, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और ईड़ा जो है ये बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली पात्र है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन से संबंधित कौन सी विशेषता है? तो हरिवंश राय बच्चन से संबंधित कौन सी विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विषाद काव्य एवं मधु काव्य, इनकी विशेषता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवादी कवि के अंतर्गत कौन से लेखक आते हैं? तो जनवादी कवि के अंतर्गत कौन से लेखक आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धूमिल, वेणुगोपाल, विजेंद्र, ज्ञानेंद्र और कुमार विकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसनहारी का कुआं, पर्दा, मनोवृत्ति एवं प्रतिध्वनि में से प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो इनमें से पीसनहारी का कुआं, पर्दा, मनोवृत्ति एवं प्रतिध्वनि में से प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पर्दा और प्रतिध्वनि। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं है। बाकी पीसनहारी का कुआं, मनोवृत्ति, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यधन, श्रीकांत, रामेश्वर एवं जितेन में से जिनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? तो सत्यधन, श्रीकांत, रामेश्वर एवं जितेन में से जिनेन्द्र कुमार द्वारा रचित उपन्यासों के महत्वपूर्ण पात्रों के नाम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सत्यधन, श्रीकांत और जितेन। ये जो हैं जिनेन्द्र कुमार के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासों के पात्र हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह क्या है? तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, और ये जो है कहानी संग्रह के अंतर्गत आता है, ना कि निबंध संग्रह के अंतर्गत। तो अपनी अपनी बीमारी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे ये जो है अपनी अपनी बीमारी, ये कहानी संग्रह के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार लेखक माने जाते हैं। इनका इंस्पेक्टर मातादेन चांद पर बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आपने अवश्य पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य दंडी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो आचार्य दंडी द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी है? तो पहले आता है अवंती सुंदरी कथा एवं काव्यादर्श। इसके लेखक हैं आचार्य दंडी, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्या से अनन्या, वटवृक्ष की छाया में, गालिब, छुटी शराब एवं अपनी खबर में से आत्मकथाएं कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अन्या से अनन्या, वटवृक्ष की छाया में, गालिब, छुटी शराब एवं अपनी खबर में से आत्मकथा विधा के अंतर्गत कौन सी रचनाएं आती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अन्या से अनन्या, गालिब, छुटी शराब एवं अपनी खबर जो है ये आत्मकथा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यात्मक शैली में लिखे गए नाटक कौन से हैं? तो काव्यात्मक शैली में लिखे गए नाटक कौन से हैं? तो पहले आता है अंधा युग, फिर सूखा सरोवर और फिर एक कंठ विस्पाई। ये जो है काव्यात्मक शैली में लिखा गया है और ये नाटक विधा के अंतर्गत आते हैं। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अंधा युग
ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षणा भक्ति के लिए आवश्यक कथन क्या है? तो लक्षणा शक्ति के लिए आवश्यक कथन क्या है? तो ये है मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बाधा, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना। ये जो है लक्षणा शक्ति के लिए एक आवश्यक कथन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी.एस. इलियट, फ्रैंक करमोड, सी.डी. लेविस और क्लिंट ब्रुक्स में से मुख्यतः बिंब से संबंधित ग्रंथों के लेखक या से संबंधित लेखक कौन? तो फिर से पढ़ते हैं। टी.एस. इलियट, फ्रैंक करमोड, सी.डी. लेविस और क्लिंट ब्रुक्स में से मुख्यतः बिंब से संबंधित ग्रंथों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रैंक करमोड और सी.डी. लेविस। ये जो हैं बिंब से संबंधित ग्रंथों के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले कौन सा काव्य कृति आया था, उसके बाद कौन सा आया था, ये जानना आवश्यक है। तो पहले प्रकाशित हुई थी माधवानल कामकंदला, इसके बाद हित तरंगिणी, इसके बाद प्रेम वाटिका और फिर बृंद सत्सई। तो पहले प्रकाशित हुई थी माधवानल कामकंदला, फिर हित तरंगिणी, फिर प्रेम वाटिका और फिर बृंद सत्सई। तो ये जो है सही अनुक्रम है इसका। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए और इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। कल पार्ट 4 की शुरुआत होगी और कल भी हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और ऐसे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर जो है हिंदी साहित्य के जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।